नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। ये है नई सोच और द पॉलिटिकल अड्डा में भी आपका स्वागत है। आज हमारा तीसरा एपिसोड, जहां पर झारखंड में विधानसभा के चुनाव हैं, इसी को लेकर आज हम करेंगे चर्चा। झारखंड के विधानसभा चुनावों को लेकर पिछले दिनों जो चर्चा रही, उसमें हमें बाहरी एक एंगल देखने को मिला, जहां पर घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दिया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ ये शब्द इस्तेमाल किया और साथ में हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा भी ऐसे ही कुछ नारे और जो चुनावी रैलियों में कुछ ऐसे ही बयान देखने को मिले, जहां पर उन्होंने यहां तक कहा कि आप दो लोकसभा चुनाव 2024 को भी याद कीजिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ ये कह रहे थे कि ये इंडिया गठबंधन वाले अगर सरकार में आ गए तो आपकी भैंस आपका मंगलसूत्र चुरा कर ले जाएंगे। और वहीं इसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने झारखंड की राजनीति में, झारखंड में एक विधानसभा की रैली में खड़े होकर ये कहा कि ये आपकी बेटी उठा ले जाए। तो इन्हीं सब बयानों को लेकर जो झारखंड की राजनीति है, वो पिछले कुछ दिनों में चर्चा में आई हुई है। और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव है, जहां पर पहला चरण जो होगा वो 13 नवंबर को होगा और दूसरा चरण 20 नवंबर को, और जो नतीजे हैं वो 23 नवंबर को आपके सामने मौजूद हो जाएंगे, जहां पर जिन्होंने भी, झारखंड के लोगों ने जिसका भी चुनाव किया है, वो सामने उभर कर आएगा और वो अगले 5 साल के लिए सत्ता संभालेगा। मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी सवाल है, लेकिन इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री शायद हेमंत सोरेन ही वो चेहरा होंगे जो इस समय सरकार चला रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे हर रोज की तरह अनुराग। अनुराग, आपका बहुत स्वागत। तो अनुराग, झारखंड की राजनीति क्या कह रही है इस बार? देखिए, झारखंड की राजनीति तो वही कहेगी जो महाराष्ट्र की राजनीति कहेगी। हाँ। क्योंकि दोनों जगह पर एक साथ चुनाव है। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, फिर झारखंड की बात कर लीजिए, और दोनों ही इंडिया अलायंस की बात कर लीजिए, फिर एनडीए अलायंस की बात कर लीजिए, दोनों ही दलों में कह लीजिए, दोनों गठबंधनों में टक्कर है। अगर झारखंड की राजनीति को समझना है तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि किसी भी राज्य को समझने से पहले वहां के राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। सबसे प्रमुख राजनीतिक दल झारखंड के अंदर कोई है तो वो जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत पुराना राजनीतिक दल है, जो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि झारखंड जब बना भी नहीं था उससे भी पहले ये उससे भी बहुत पुराना दल है, जो झारखंड के लिए लड़ता, के हकों के लिए, आदिवासी हकों के लिए लड़ता है। तो प्रमुख उसके बाद कांग्रेस पार्टी है जी। उसके बाद इसके अंदर आरजेडी भी है, जब एक जो अखंडित बिहार होता था, जब पूरा अविभाजित बिहार होता था, तब आरजेडी फिलहाल भी उनकी एक सीट अभी वो भी झारखंड में एक्टिव है। तो ये पूरा इंडिया अलायंस, जो इंडिया अलायंस और सीपीआई-एम भी तमाम इंडिया अलायंस का हिस्सा है। ये तमाम छोटे छोटे दल और भी इसके अंदर सीपीआई, सीपीआईएम जैसे, परंतु प्रमुख रूप से ये 3 दल हैं। बाकी ये हिस्सा है इसका। परंतु अगर आप भाजपा की तरफ से जो एनडीए का गठबंधन है उसमें करेंगे तो सबसे मुख्य तो भाजपा ही है, जो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है वर्तमान में। झारखंड के अंदर टोटल 81 सीटें हैं, जिसपे बहुमत का आंकड़ा 41 पर है। टोटल 82 है, जिसमें एक नॉमिनेटेड होता है, लेकिन बहुमत 81 पे चुनाव हो रहा है, 41 पे बहुमत है। नॉमिनेटेड वैसे है, परंतु चुनाव 81 होता है, बहुमत के लिए 41 होता है। वो झारखंड जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर होता है चुनाव 90 सीटों पर होता है विधानसभा की, परंतु नॉमिनेटेड वहां पर भी कई सीटें हैं। अगर भाजपा 68 पे लड़े, उसके बाद आजसू वहां की आजसू पार्टी, जो कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन है, 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो। उसके बाद जेडीयू, जो हमारे नीतीश बाबू कह लीजिए, पलटू राम कह लीजिए, उनकी पार्टी, वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसके बाद एलजेपीआर, जो चिराग पासवान की पार्टी, वो 1 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर आप झारखंड की मुक्ति मोर्चे की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, तो इनमें जो सीटों का बंटवारे को लेकर जो पहले लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो उलझता हुआ नजर आ रहा है कि आरजेडी के जो मनोज झा थे, जो राज्यसभा सांसद, उनका जो बर्ताव था वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें बुलाया नहीं गया था मीटिंग में, जो सीट शेयरिंग हो रही थी, तो दोनों पार्टी, जो मेन पार्टी है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम के बीच हो रही थी, तो आरजेडी ने इसका विरोध किया। फिर तेजस्वी यादव की मुलाकात हेमंत सोरेन से हुई, तब जाकर ये कहीं ना कहीं सीटों के लिए माने। ठीक आरजेडी की स्थिति, जिस प्रकार की स्थिति समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र के चुनाव में, आरजेडी की स्थिति ठीक प्रकार झारखंड में वैसी स्थिति है। परंतु निश्चित रूप से आखिरी में गठबंधन ने रूप बदला और अब दोनों टक्कर इंडिया अलायंस, जो इंडिया अलायंस है, और उसकी टक्कर सीधी एनडीए से है। अब मामला है मुख्यमंत्री की रेस सरकार बनाने का, कि सीएम झारखंड का कौन बनेगा। तो तमाम राजनीतिक दल, दोनों गठबंधनों ने अपना पूरा जोर लगा रखा है जी। एक तरफ आपने प्रधानमंत्री का भी हाल का बयान सुना कि प्रधानमंत्री, बिल्कुल वो एक चर्चा का विषय है अनुराग। चर्चा नहीं भाई, चर्चा नहीं, आप देखिए कि मर्यादा,
जो राजनीति में मर्यादा दिन प्रतिदिन गिर रही है, तो उसको तोड़ने का प्रयास वहां पर किया गया। क्योंकि बिल्कुल देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री वो बातें कर रहे थे कि आपकी अगर इंडिया गठबंधन वाले नतीजों पर आ गए कि उनकी अगर सरकार बन गई तो आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे, मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे। और उसके बाद जब आप वो झारखंड के चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने ये तक कह दिया कि आपकी बेटी उठा ले जाएंगे। और साथ में यही बयान, हालांकि ये बयान जो थे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा झारखंड में कहे गए और साथ में उसको लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार के बयान झारखंड में, जिनको प्रभारी भी बनाया है भाजपा ने। सबसे ज्यादा सवाल तो इसी पे उठता है इलेक्शन कमीशन पर। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन की कोई कार्रवाई ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे होती, ये हाल का मामला नहीं है। और यहाँ तक कि जब देखिए अगर आप विपक्ष के सांसदों या फिर पक्ष के नेता पे कार्रवाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपका दायित्व बनता है, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो। आपकी जवाबदेही जनता के प्रति है, आपकी जवाबदेही किसी पार्टी के प्रति थोड़ी है, किसी पार्टी का हित थोड़ी है। अगर कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री हो या फिर कोई कितना भी बड़ा मंत्री हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को, अगर वो आपकी गाइडलाइंस को उल्लंघन करा। खुद इलेक्शन कमीशन कहता है कि किसी भी जाति धर्म भाषा बंटवारे के आधार पर आप राज सांप्रदायिक के आधार पर आप वोट मांग नहीं सकते, परंतु जिस प्रकार की भाषा। और दूसरी भाषा, आज आपने इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा सांसद है कांग्रेस के, उनकी एक स्पीच सुनी होगी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो माटी बेटी रोटी का जो सवाल भारतीय जनता पार्टी झारखंड को लेकर की, घुसपैठ को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड, आप देखिए कल्पना कीजिए कि झारखंड अपनी जो सीमा है वो किसी के साथ शेयर ही नहीं करता। कोई दूसरा देश झारखंड की सीमा से थोड़ी लगता है, और भारत के राज्य झारखंड की सीमा से लगते हैं, दूसरा देश लगता है। अनुराग, अगर हिमंता बिस्वा शर्मा खुद प्रधानमंत्री मोदी और साथ में योगी आदित्यनाथ ये सवाल उठाते हैं कि घुसपैठ ये झारखंड में आकर रह रहे हैं, बस रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल तो गृह मंत्री अमित शाह पर खड़ा होता है, जिनके पास गृह मंत्रालय है। होम मिनिस्ट्री फिर कहाँ है? वही मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से वोट की राजनीति, भारत में हर राजनीतिक दल का यही हाल है। एक तरफ कांग्रेस की बात करीजिए तो कांग्रेस अपना जो जातीय कार्ड है उसको खेलती हुई नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही कार्ड बचता है। तो हमेशा से, आज से नहीं, जो 1980 के दशक में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, 90 के चुनावों में जब 90-80 का दशक था, भारतीय जनता पार्टी बनी तो 2 सीटों पे आती, फिर धीरे धीरे 85 से 120 पे पहुंची। तो वो क्यों पहुंची? राम रथ मंदिर यात्रा, रथ यात्रा अडवाणी की जो कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी है, तो उनको लगा कि इससे फायदा। तो इसी प्रकार की ये आइडियोलॉजी इनकी 2024 के चुनाव से पहले थोड़ी कमजोर थी, उसके बाद जब चुनाव के नतीजे आए तो निश्चित रूप से ये इसको और कमजोर हुई। भारतीय जनता पार्टी जब 400 पार का नारा कर रही थी तो 240 सीटों पर लोकसभा में सिमट चुकी थी, तो उसे लग रहा था कि इस बार अपनी जो छवि है उसको और हार्ड कोर किया जाए। जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी, परंतु 240 सीटों पर ही सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जो उसकी आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई उनको नजर आ रही है। तो उसका एक ही परिणाम था कि योगी आदित्यनाथ, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख चेहरा है, तो उनसे ऐसे बयान जो आज नहीं, कई चुनावों में आपने देखो कि पहले भी देते थे, तो प्रधानमंत्री की भाषा जो लोकसभा चुनाव में थी, ठीक ऐसी भाषा झारखंड के चुनाव में देखने को मिली है। क्योंकि आप देखिए अनुराग, एक समय था जहां पर मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री होते थे उनके बयान उठाकर वो रैलियों में बोला करते थे, लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है जहां पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की भाषा बोलते हैं। देखिए सब खेल होता है विचारधारा का, जिसकी विचारधारा, आप एक शब्द है आरएसएस और भाजपा जी, तो भाजपा को क्या है, आरएसएस ही है, तो सबसे ज्यादा योगी प्यारा है आरएसएस को, क्योंकि इसकी विचारधारा ठीक बैठते। प्रधानमंत्री जी एक पद पर हैं, पद पर संवैधानिक पर ये है, परंतु ये पद की गरिमा से ज्यादा अपनी विचारधारा की गरिमा रखते हैं। और जो पीएम जो नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सबका साथ सबका विकास का जो नारा देते थे कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा, तो उस नारे को लेकर कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजी है उनकी, उनको आइडियोलॉजी में डिक्लेन आता है। तो इस प्रकार उनकी वो छवि नहीं है जैसी छवि योगी आदित्यनाथ की है। और दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कहीं ना कहीं जोर लगाती हुई आपको नजर आएगी तमाम उनके नेता। याद देखिए कि झारखंड के अंदर चुनाव जीतने के लिए असम के मुख्यमंत्री कब से, आज से नहीं, बहुत पहले से चंपई सोरेन वाला फैक्टर हो, चंपई सोरेन को कहीं ना कहीं झारखंड की जो मुक्ति मोर्चा से लाना, तो ऐसे तमाम फैक्टर है। परंतु अब देखिए कि जीएमएम के पास एक चेहरा है, या फिर इंडिया अलायंस के पास एक चेहरा है जिसे हेमंत सोरेन कहते हैं। तो हेमंत सोरेन, और वही चेहरा हमें भाजपा और एनडीए में नादारा नजर आता है। तो भाजपा के पास कोई चेहरा ही नहीं वर्तमान के दौर में। क्या चंपई सोरेन इसमें एक जगह बढ़ सकते हैं? देखिए कोई दूसरी पार्टी से आवा, ये वो
चंपई सोरेन की बात करेंगे आप, तो जी। वो ये हेमंत बिस्वा शर्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं हाँ। कि वो कांग्रेस से चले, भाजपा में गए तो वहां पर सीएम बन गए। देखिए असम के हालात अलग हैं, परंतु ये हेमंत बिस्वा शर्मा चंपई सोरेन नहीं बन सकते। और देखो परिवारवाद को लेकर कह लीजिए, परिवारवाद भाजपा में खूब टिकटे, जो कांग्रेस पे तो इंडिया अलायंस पे तो लगता था आरोप, परंतु भाजपा ने खूब टिकटे बांटी है वहां पर। रघुवर दास की बहू लड़ रही है, उसके चंपई सोरेन खुद लड़का लड़ रहा है, तो इतना परिवारवाद है। देखिए तमाम राजनीतिक दलों को कुर्सी चाहिए, कुर्सी कैसे भी मिले वो उनका आखिरी अंतिम लक्ष्य होता है। देखिए दूसरा कि वहां पर जो हेमंत सोरेन है उनको एज क्यों है, मैं वो बताता हूँ कि इंडिया अलायंस को एज क्यों है। देखिए ये कोई हवाई बातें नहीं है, इंडिया अलायंस को एज होने के कई मायने होते हैं। देखिए सबसे पहले तो हेमंत सोरेन फैक्टर, ये फैक्टर मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि इनका ईडी द्वारा अरेस्ट की गई, फिर इनको बेल मिलकर ये बाहर आए, तो उस चीज को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि आदिवासियों को अधिकारों की, आदिवासियों के पास सरकार में ताकत नहीं देख सकते, आदिवासियों के अधिकार दबाने के लिए, उनकी आवाजें दबाने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। तो सबसे बड़ा झारखंड के अंदर फैक्टर ही आदिवासी है, बिल्कुल आदिवासी सबसे बड़ा फैक्टर। आपने प्रधान गृह मंत्री के एक बयान सुना होगा कि हम एनआरसी वहां पर लागू करेंगे झारखंड के अंदर, तो कहा था कि हम उसमें आदिवासियों को नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन कहता है कि हम आदिवासियों के मूल अधिकारों को बचाने के लिए भाजपा से हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे, तो वो लड़ाई कैसी भी हो, वो लड़ाई कैसी भी हो, वो उस लड़ाई को हमेशा लड़ते रहेंगे। पर वही है, भाजपा की तरफ से मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री या फिर जो भाजपा की आइडियोलॉजी है उसके सहारे चुनाव लड़ा जा रहा है। और आप देखिए कि हरियाणा के जो चुनाव थे वो वही भाजपा की आइडियोलॉजी, आरएसएस की आइडियोलॉजी वो लड़ा गया था, जो नतीजे बिल्कुल सबको चौंकाने वाले नतीजे भाजपा के वहां से आए थे। बिल्कुल, मैं और जनता को ये भी बता दूं, दर्शकों को ये बता दूं कि चंपई सोरेन की जो राजनीतिक जो जमीन थी वो कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर बीजेपी में कैसे गई। वो ये था कि पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री थे जहां पर झारखंड में, वो थे हेमंत सोरेन, जिसके बाद फरवरी 2024 में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है ईडी के एक मामले में, और उसके बाद उन्हें 5 महीने के लिए जेल में रहना पड़ता है। जहां पर उस बीच उन्होंने इस्तीफा देकर चंपई सोरेन, जो कि उन्हीं की सरकार में मंत्री थे, उन्हें अपना मुख्यमंत्री बनाया, झारखंड के मुख्यमंत्री। उन्होंने 5 महीने के लिए वो पद जो है वो संभाला। लेकिन उसके बाद जब 5 महीने बाद हेमंत सोरेन को रिहाई मिली, वो बेल पर, और उनको जमानत मिली, तो उसके बाद वो दोबारा से मुख्यमंत्री पद के लिए खुद से उम्मीदवार बने और खुद ही उन्होंने दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। तो इस बीच ये हुआ कि चंपई सोरेन की नाराजगी साफ देखने को मिलती है कि इतनी जल्दी अभी चुनाव थे, उस बीच ये हुआ कि उन्होंने उनसे इस्तीफा दिलवाया, और उसके बाद उनकी नाराजगी साफ तौर पर ऐसे दिखी कि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। तो अनुराग, क्या चंपई सोरेन की हम लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या चंपई सोरेन एक फैक्टर हो सकते हैं उसमें? उस बीच क्या चंपई सोरेन का कार्यकाल 5 महीने का ऐसा रहा, वो जनता को क्या पसंद आया? देखिए पसंद नापसंद वो एक अलग बात है, वो वहां झारखंड की जनता इस वोटिंग के द्वारा बता देगी, परंतु कहीं ना कहीं हम मानेंगे कि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को जल्दबाजी में बदलकर वो बड़ी कहीं ना कहीं भूल की। उन्हें लग रहा था कि अपने जो कमान है वो मैं दूसरे के हाथों में क्यों दूं, तो निश्चित रूप से उसको उनको बदलने का खामियाजा भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि छोटे लीडर नहीं है चंपई सोरेन। भले ही वो ज्यादा सीटों पर प्रभावित करे, परंतु कुछ ऐसी सीटें जहां पर अगर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में होते तो वो सीटें कहीं ना कहीं सेफली जीत जाते। इस बार उन सीटों को हारते हुए आपको हेमंत सोरेन नजर आएंगे। देखिए परंतु वही कह रहा हूँ कि गठबंधन में जब भारतीय जनता, कोई भी राजनेता जब एक पार्टी छोड़ के जाता है दूसरी पार्टी में, तो उसका कद घट जाता है निश्चित रूप से, क्योंकि वहां पर उसके पहले ही वो सारे नेता होते हैं। दूसरी बात की भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपनी खुद के नेताओं को साइडलाइन कर देती है। शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, या फिर मध्य प्रदेश के अभी जो शिवराज चौहान मान गई, दूसरी बात आपने वसुंधरा राजे या फिर छत्तीसगढ़ रमन सिंह की बात कर लीजिए, किसी भी नेता की बात कर लीजिए, उनको साइडलाइन करने वो आसानी से कर देते। मनोहर खट्टर को उठा के हरियाणा से केंद्रीय मंत्री बना दिया चुनावों से पहले। तो वो जो अपने नेताओं को नहीं छोड़ते, जो लगातार पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो नए को कहाँ छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इनके लिए वही है कि इनको जाना था भाजपा के, इनको लगा कि इन्हें सीएम बनाया जाएगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे कुर्सी से मतलब है, वो रिश्ते नहीं देखती, उन्हें कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। मुलायम सिंह का एक बड़ा मशहूर था जो कहते थे कि मुझे कोई संत नहीं, मुझे तो सरकार बनाने के लिए सीटें चाहिए। तो सरकार सीटों से बनती है, संत से नहीं। उनको आरोप लगता है कि वो टिकटें ऐसे लोगों को बांटते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी छवि गुंडों जैसी होती है, फिर जो कहीं आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट देते। उनका कहना था कि मुझे संत नहीं, मुझे सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए सीटें जरूरी है, जो सीट जीतेगा मैं उसको टिकट दूंगा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए कि जिस नवाब मलिक को महाराष्ट्र के अंदर आप कह लीजिए कि दाऊद के साथ संबंध बताए जा रहे थे, वो इनके भाजपा लगातार उस पर हमलावर थी, लेकिन उसके बाद
वो उसी इंडिया एनडीए गठबंधन से उसी पार्टी में जहां पर अजीत पवार की जो एनसीपी है उसी के प्रत्याशी के रूप में सामने उभर कर आते हैं। और अनुराग, हमने सब चेहरों की बात कर ली, पार्टियों की बात कर ली, लेकिन मुद्दे क्या हैं? क्या जो प्रधानमंत्री मोदी और हिमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ जिन मुद्दों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, जो घुसपैठिए वाली वो जो बात करते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि इस जो बयान है इनका असर जनता पर पड़ेगा, और बाकी मुद्दे वो क्या है? देखिए, उनके बयानों का असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा। उनके बयानों का असर भले ही आपको टीवी पर वो नहीं दिखे, परंतु जो आरएसएस नीचे से काम करती है, आरएसएस तो नीचे से काम करती है, उसका काम हरियाणा में देखा होगा किस प्रकार वो जो नतीजे ने चौंका दिया। तो ठीक पर बयानों का असर पड़ेगा, परंतु वो असर उस लेवल पे नहीं जाएगा जो उनकी विचारधारा। निश्चित रूप से उनकी विचारधारा को जो फॉलो करते हैं उनको जो उनका मानना है कि जितनी उनकी विचारधारा को फॉलो किया जाता है तो वो वोट ना बटे। और एक तरफ हेमंत सोरेन जो कहीं ना कहीं आदिवासी, जो सबसे मूल वहां पर आदिवासी अधिकारों को लड़ रहे हैं, और हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन लगातार रैलियां कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। अगर इनकी सरकार रिपीट नहीं हुई तो निश्चित रूप से इंडिया अलायंस को एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। जब हरियाणा के अंदर ही नतीजे बदल जा रहे हैं तो महाराष्ट्र और झारखंड आप कल्पना नहीं कर सकते कि वहां के नतीजे क्या होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के पास एक आरएसएस है जो 24 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने साथ छोड़ा, तो उसका नतीजा था कि वो 303 से 240 पे आ गए। तो दोबारा आरएसएस की उन्हें सहारा लेना पड़ा। झारखंड में आरएसएस काफी मजबूत है, और नागपुर महाराष्ट्र के अंदर तो वह मुख्यालय है। तो दोनों जगह झारखंड में की बात कर लीजिए, तो एक आरएसएस फैक्टर जो है वो देखने को मिल सकता है। आरएसएस फैक्टर जरूर है, परंतु आरएसएस आज की नहीं, देश में बहुत पहले की है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस, ऐसा ना कि अटल के साथ भी आरएसएस थी, अडवाणी के साथ भी आरएसएस थी, परंतु वो जब इंडिया सैनिक का नारा देकर इतने अच्छे काम करके भी चुनाव हार जाते हैं, तो देखिए फैसला वही है ना कि जब आपके पास वोट कहाँ, संविधान बचाने की बात करते हैं राहुल गांधी, जो संविधान बार बार संविधान शब्द कहा था, तो इस संविधान शब्द खास तौर से जो लोअर कास्ट है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसी सुरक्षा कवच है जो उनको बचाने का काम कर रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं ये उनको कहीं ना कहीं कहते हैं कि संविधान बचेगा तभी आपके अधिकार बचेंगे, हेमंत सोरेन और राहुल गांधी। वही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपना जो विचारधारा के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इकट्ठा कर उस वोट को नहीं बटना देना चाहते, कि वो वोट ना बटे, कि वो जातियों में वोट को नहीं बटना चाहते, वो धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं उस वोट को एक साथ रखकर, तभी तो ऐसे नारा रखते हैं कि बटोगे तो कटोगे। वो सबको पता है कि वो किसके लिए लगाए गए। आप भले ही कहते कि हम देश के लिए कहते कि देश बटेगा तो कटेगा, तो परंतु वो सबको पता है कि वो नारे किस लिए लगाए गए थे। और इलेक्शन कमीशन अच्छी तरह से जानता है। मैं बार बार कहूंगा, इलेक्शन कमीशन अपना कोई जो उनकी जिम्मेदारी उसको निभा नहीं रहा, और इसके परिणाम आपको आने वाले समय में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए, तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में झारखंड में किसकी जीत होती है, क्योंकि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये राजनीति का मामला है। जरा इकबाल के एक मशहूर शायर की ये लाइनें हैं, लेकिन इसे हमने अपने रूप में ढालने के लिए राजनीति में जोड़ दिया है। फिलहाल के लिए आज बस इतना ही, द पॉलिटिकल अड्डा में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और राजनीतिक चर्चा के साथ या और मुद्दे के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार। ये है नई सोच।